प्रवीण की शादी को आज 1 साल पूरा हो गया था, इसलिए वो अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए एक छोटा सा केक ले आया। शाम को दोनों पति पत्नी ने केक काटा, लेकिन जैसे ही प्रवीण अपनी पत्नी रीना को केक खिलाने लगा, तभी उसके पिता सुभाष जी का फोन आ गया। रात के इस समय पिता का फोन आना प्रवीण को कुछ अजीब सा लगा। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। नमस्कार पिताजी, उसने खुशी से कहा, लेकिन दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने प्रवीण के चेहरे की खुशी गायब कर दी। बेटा, मुझे अपने पास बुला लो, मैं यहाँ और नहीं रह सकता। पिताजी की आवाज कांप रही थी, जैसे वो बहुत देर से रो रहे हों। प्रवीण की मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हो गई। क्या बात है पिताजी, सब खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, तुम्हारी भाभी खाने को नहीं देती। ये सुनकर प्रवीण सन रह गया। वो कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। क्या कह रहे हो पिताजी? भाई भाभी ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ एक दिन भी और नहीं रह सकता। तुम्हारे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे अपने पास बुला लो। बेटा, मैं अब ये जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रवीण के हाथ से चम्मच नीचे गिर गई। तभी पास में खड़ी रीना ने फौरन उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर परेशानी से पूछा, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तो प्रवीण ने फोन को एक तरफ करके आहिस्ता से कहा, पिताजी का फोन है, वो कह रहे हैं कि भाई और भाभी उन पर जुल्म कर रहे हैं। ये सुनकर रीना का चेहरा सख्त हो गया। तो तुमने क्या कहा, उसने पूछा। तो प्रवीण धीरे से बोला, अभी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर पिताजी वाकई मुश्किल में हैं तो मुझे कुछ करना होगा। तभी रीना ने झट से हाथ आगे बढ़ाकर मोबाइल उससे छीन लिया और सख्त लहजे में बोली, अकल से काम लो प्रवीण, हम यहाँ खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अगर तुमने पिताजी को यहाँ बुला लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें नहीं मालूम कि बड़े लोग कितने जिद्दी होते हैं, लेकिन वो मेरे पिताजी हैं रीना, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। प्रवीण, रीना की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। ये मत भूलो कि ये घर किसका है। अगर तुमने उन्हें हिलाने का सोचा भी तो मैं घर छोड़ दूंगी। रीना की बातों ने प्रवीण को अंदर से झकझोर कर रख दिया। वो एक लम्हे के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके एक तरफ उसके पिता थे जो तकलीफ में थे, और दूसरी तरफ उसकी बीवी जिसके बगैर उसकी जिंदगी मुमकिन ही नहीं थी। तुम्हें फैसला करना होगा प्रवीण। रीना की आवाज में ठहराव था, मगर उसके अल्फाज में धमकी छुपी थी। उसने गहरी सांस ली और फिर पिताजी को बहाना बनाकर कह दिया कि पिताजी, मैं अब शहर से बाहर हूँ, घर जाकर आपसे बात करता हूँ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया, लेकिन उसके दिमाग में ख्यालात की आंधी चल रही थी। लेकिन फिर भी उसे मुस्कुराना पड़ा, क्योंकि उसकी अमीर बीवी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी पहली एनिवर्सरी में किसी भी तरह की बदतमीजी पैदा हो। इसीलिए वो अपनी शादी की पहली सालगिरह को पूरी तैयारी से मनाना चाहता था, ताकि कोई ड्रामा न हो, क्योंकि रीना के कारण ही प्रवीण की जिंदगी बदल गई थी। वो जो पहले एक असिस्टेंट की कुर्सी पर बैठा दिन रात आंकड़ों में उलझा रहता था, अब वो उस कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर बन चुका था। उसकी तनख्वाह कई गुना बढ़ गई थी। उसके पास एक चमचमाती नई गाड़ी आ गई और एक बड़ा सा फ्लैट जो रीना के पिता ने उसे तोहफे में दिया था। अब तो वो जैसे हवाओं में उड़ने लगा था। वहीं लोग उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसके आगे पीछे घूमने लगे थे। वो ये शादी करने से एक आम आदमी की जगह एक अमीर दामाद बन चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह खुशी सिर्फ एक ख्वाब थी, क्योंकि शादी की पहली रात ही रीना ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि मैं अपनी जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर चाहे वो आपके पिताजी क्यों ना हो। उस वक्त तो प्रवीण ने रीना की बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उसे लगा कि वो बस अपनी आज़ादी बरकरार रखना चाहती है, लेकिन वक्त के साथ ये बात एक जंजीर बन गई जो उसके वजूद को झकझोरने लगी। अब प्रवीण के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि पिताजी को कहाँ रखेगा। वो चाहता था कि पिताजी को उसके साथ ही रहें, लेकिन रीना ने तो कह दिया कि मैं तुम्हारे पिताजी को नहीं रख सकती। वो बेबस हो गया। उसने सोचा कि कम से कम पिताजी को अपने करीब किसी अच्छी जगह रख लूँ, लेकिन रीना ने इसके लिए भी इनकार कर दिया। तो मजबूर होकर उसने अपने पिता को अपने बड़े भाई के पास भेज दिया। शादी के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी बदल गई कि वो खुद को पहचान ही नहीं पाया। रीना एक खूबसूरत ख्वाब की तरह थी, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसी मालिक थी जिसके आगे वो बस एक गुलाम बनकर रह गया। वो क्या पहनेगा, किससे मिलेगा, क्या खाएगा, ये सब कुछ वही तय करती थी। बदले में उसे अपनी मनचाही ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिल जाता। ये बुरा नहीं था, इसलिए वो भी खामोशी से वक्त गुजारने लगा। उसे उसकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं था, लेकिन ये मोहब्बत नहीं, एक कैद थी। वो उसकी पसंद का खाना खाता, उसकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता। उसकी कोई अपनी राय, अपनी कोई ख्वाहिश नहीं रही। वक्त गुजरता गया और प्रवीण ज़िंदगी का आदी हो गया। उसके पिता सुभाष जी कभी कभार फ़ोन करते, लेकिन प्रवीण कोई भी बहाना बनाकर ज़्यादा बात नहीं कर पाता। उसे मालूम था कि पिताजी तकलीफ में हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर आज उनका फ़ोन आया। वो उनके पास आना चाहते थे, क्योंकि वो बड़े बेटे बहू के रवैये से बेहद परेशान हो चुके थे। लेकिन यहाँ भी रीना ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर रखी थी, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर फ़ोन रख दिया। 2 दिन गुजर गए और उसने पिताजी को दोबारा फ़ोन ही नहीं किया। वो चाहता था कि सब कुछ खुद ही ठीक हो जाए, लेकिन उसका दिल बेचैन था। तीसरे दिन शाम के वक्त
दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। प्रवीण ने झांक कर देखा तो सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि दरवाजे पर उसके पिता सुभाष जी खड़े थे। उनकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। वो कांपती आवाज में बोले, बेटा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रवीण की सांसें रुकने लगी। उसके पिताजी, जिन्हें उसने हमेशा मजबूत देखा था, आज वो टूटे हुए और बेसहारा लग रहे थे। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था कि तभी रीना तेजी से उसके करीब आई और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। क्या हुआ, दरवाजे पर कौन है? उसने सख्त लहजे में पूछा। पिताजी हैं। प्रवीण के मुंह से धीमी आवाज निकली तो वो एकदम गुस्से से बोली, ये यहाँ क्यों आए हैं? तो प्रवीण ने बेबसी से कहा, रीना वो मेरे पिताजी हैं। कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ जाएंगे से क्या मतलब है? जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाएं। प्रवीण बोलना चाहता था कि वो उसके भी पिताजी हैं, वो उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, लेकिन वो विवश था क्योंकि रीना उसके हर फैसले पर हावी थी। प्रवीण, तुमने इनका कोई ठेका नहीं ले रखा है। तुम्हारे भाई भाभी इन्हें अच्छे से रख सकते हैं। दरवाजे से हट जाओ, थोड़ी देर में खुद ही चले जाएंगे। रीना ने हुक्म देने के अंदाज में कहा तो प्रवीण के हाथ कांपने लगे। उसके सामने वो बाप खड़ा था जिसने उसे पाला, उसके लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, और पीछे वो बीवी खड़ी थी जिसने सब कुछ तो दिया लेकिन उसकी मर्जी भी छीन ली। प्रवीण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दरवाजे के होल से देखा तो उसके पिताजी मायूस खड़े दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे थे और ठंड से कांप रहे थे। रात हुई, आसमान पर बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। प्रवीण अब तक जाग रहा था। उसकी नजर खिड़की पर जमी थी। उसने पर्दा खिसका कर देखा तो उसके पिताजी बारिश में भीग रहे थे और दीवार के पास सिर लगाकर बैठे थे। उसने फौरन खिड़की का पर्दा बराबर कर दिया और लेटकर छत को घूरने लगा, मगर उसके जहां में सिर्फ एक ही मंजर घूम रहा था कि पिताजी दरवाजे के बाहर भीग रहे हैं और वो भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो वही बाप है जो उसके बचपन में उसे कंधों पर बिठाकर मीलों चलता था, और आज वही बेटा उसे बेसहारा बाहर छोड़ रहा है। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने करवट बदली और रीना की तरफ देखा जो अपने बिस्तर पर पूरे सुकून से सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब प्रवीण को उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उठा, खिड़की की तरफ गया और बाहर झांका तो पिताजी अभी भी वहीं दीवार के साथ लगे बैठे थे। प्रवीण ने खुद से कहा, बस अब और नहीं। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा ताकि उसे खोलकर पिताजी को अंदर ला सके, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो जानकर उसे बेहद गुस्सा आया कि रीना सोने से पहले दरवाजे को लॉक कर चुकी थी। वो तेजी से रीना की तरफ बढ़ा और उसे झकझोरते हुए बोला, रीना क्या मसला है? प्रवीण सोने दो ना। रीना ने करवट लेते हुए कहा तो प्रवीण बोला, चाबी दो, पर उसने साफ इनकार कर दिया और तकिए के नीचे हाथ मारा। ये घर तुम्हारे बाप के लिए नहीं है, समझ आए? वो चले जाएंगे सुबह तक, फिक्र ना करो। उसकी बात अब प्रवीण बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने तकिए के नीचे हाथ डाला, लेकिन रीना ने उसकी बाजू पकड़कर रोक दिया। मुझे चाबी दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, प्रवीण ने गुस्से से कहा और एक झटके से उसका हाथ हटा दिया। रीना ने तेजी से चाबी को मुट्ठी में दबा लिया। ये चाबी नहीं मिलेगी। अब प्रवीण का खून खौल उठा। उसने उसकी कलाई पकड़ी और जोर से झटक दिया तो रीना चीख उठी और चाबी फर्श पर गिर गई। प्रवीण ने जल्दी से चाबी उठाई और दरवाजे की तरफ दौड़ा। रुक जाओ, मैं कह रही हूँ, रुक जाओ ना। रीना चीखती रही, लेकिन अब वो किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बाहर रखा उसकी सांस अटक गई। पिताजी जमीन पर बेहोश होकर पड़े थे। उनकी आंखें बंद थी। बारिश की बूंदें उनके झुर्री बड़े चेहरे पर गिर रही थी। पिताजी, प्रवीण जोर से चिल्लाया, पिताजी आंखें खोलो, पर कोई जवाब नहीं आया। रीना पीछे दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। तुमने ये क्या किया रीना? प्रवीण उस पर चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं किया प्रवीण, तुमने खुद फैसला किया था कि दरवाजा बंद रखोगे। मैंने तो सिर्फ तुम्हें रोका था। तुम्हारी कमजोरी की वजह से ये हुआ। अगर तुम मर्द होते तो मेरी ना सुनते। अब मुझ पर ब्लेम मत करो। ये सुनकर प्रवीण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अब कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और जल्दी से अपने पिताजी को लेकर अस्पताल की ओर निकल गया। रास्ते पर उसके कानों में पिताजी की बातें गूंज रही थीं। बेटा दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारे पास आना है। लेकिन वो बेबस उन्हें अंदर नहीं बुला सका। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसके पिताजी को इमरजेंसी में दाखिल कर लिया और वो बाहर खामोशी से बैठा उनका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर कहा, आप अपने पिताजी से फौरन मिल लें, हम कुछ कह नहीं सकते। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो लड़खड़ाते कदमों से पिताजी के पास पहुंचा तो पिताजी निढाल पड़े थे। आंखें भीगी हुई थी। प्रवीण ने उनका हाथ थामा। पिताजी, मैं यहीं हूँ, आप फिक्र न करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो पिताजी ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। प्रवीण निशब्द खड़ा था, जैसे सांस लेना ही भूल गया हो। अगले 24 घंटे उसके लिए किसी कयामत से कम नहीं थे। वो अस्पताल में ही रुक गया। रीना को फोन पर खबर दी तो उसका रवैया बिल्कुल सर्द था। तुम तो अस्पताल के ही होकर रह गए हो, ऑफिस का इतना सारा काम पड़ा है और तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं। उसके अल्फाज प्रवीण के दिल पर चुभे, लेकिन वो उस वक्त उससे
उलझने की हालत में नहीं था। भगवान का करना ऐसा हुआ कि उसके पिताजी बच गए। जैसे ही डॉक्टर ने उसे एक खुशखबरी सुनाई तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सुभाष जी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन अब उन्हें घर ले जाना किसी आजमाइश से कम नहीं था। उसे मालूम था कि रियाना के तेवर सख्त होंगे, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि पिताजी उनके साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस वक्त वो अस्पताल से निकला, तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई, लेकिन एक तूफान उसके सीने के अंदर भी तबाही मचा रहा था। उसे इस बात का अफसोस था कि पिताजी 5 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन रीना 1 घंटे के लिए भी उन्हें देखने नहीं आई। उसे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि पिता समान ससुर हैं और बीमार हैं। तंदुरुस्त होते तो बात अलग थी, लेकिन बीमारी की हालत में भी उसका दिल नहीं पसीजा। ये कैसी औरत है? क्या अमीरों के सीने में दिल नहीं होता? रीना के इस रवैये पर प्रवीण बेहद परेशान था। पिताजी को घर ले जाते हुए उसकी परेशानी और बढ़ गई। एक तरफ पिताजी की बीमारी थी, उन्हें खास देखभाल की जरूरत थी, और दूसरी तरफ रीना का मूड जो हर पल बदलता रहता था। अब पिताजी की मौजूदगी में न जाने उसका रवैया कैसा होगा, इसी बात से उसका दिल अंदर तक झकझोर दिया। वो जैसे ही अपने पिताजी को लेकर घर पहुंचा तो सामने रीना को देखकर वहीं छिटक गया। रीना ऐसे खड़ी थी जैसे पहले से ही उसका इंतजार कर रही हो। प्रवीण ने कहा, लेकर आ रहे हो? जाहिर सी बात है रीना, अपने घर लेकर जा रहा हूँ। और कहाँ लेकर जाऊंगा? प्रवीण ने भी गुस्से से कहा और अपने पिताजी को अंदर लेकर आ गया। उन्हें सोफे पर बिठाकर बोला, पिताजी आप परेशान न हो, मैं सब संभाल लूंगा। वो धीरे से मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में वो चमक नहीं थी जो वो हमेशा उनके चेहरे पर देखता था। वो किचन में गया ताकि उनके लिए चाय बना सके, लेकिन जैसे ही उसने चूल्हा जलाया तो रीना गुस्से से दंदनाती हुई अंदर दाखिल हुई। ये सब क्या हो रहा है प्रवीण? हमने शादी के वक्त क्या वादा किया था? प्रवीण बेबसी से बोला, रीना वो बीमार है, इस वक्त उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। और तुम्हारा भाई वो किस मर्ज की दवा है? क्या वो मर गया है? क्या सिर्फ तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने बाप को उठाकर अपने कंधों पर लेकर फिरो? रीना ने तंज कसा तो प्रवीण ने गहरी सांस ली और नरमी से समझाने की कोशिश की, देखो रीना, जब पिताजी ठीक हो जाएंगे तो मैं उन्हें वहां भेज दूंगा। खुदा के लिए सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, लेकिन अभी चुप रहो प्लीज। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ प्रवीण, लेकिन अपनी जिंदगी में इस किस्म की मुसीबत नहीं, समझे या नहीं? ये मुसीबत नहीं, मेरा फर्ज है। प्रवीण ने आवाज दबाई। फर्ज? और जो वादे तुमने मुझसे किए थे वो क्या थे? वो तुम पर फर्ज नहीं है क्या? दीना, खुदा के लिए धीरे बोलो प्लीज, पिताजी सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम्हें अपने पिताजी की परवाह तो है, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं। रीना मुंह फुलाकर बोली तो प्रवीण ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे हर पल हर लम्हा सिर्फ तुम्हारी परवाह है रीना, लेकिन तुम मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश तो करो। पिताजी अभी भी मौत के मुंह से निकले हैं। तुम्हें पता है बारिश में भीगने की वजह से वो कितने बीमार हो गए थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो यकीन मानो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ये तो भगवान का शुक्र है कि उन्होंने पिताजी को बचा लिया। बस कुछ दिनों के लिए सब्र कर लो, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे मैं उन्हें वापस भेजने का इंतजाम कर दूंगा। वो उसे घूरती रही, फिर पैर पटकती हुई बाहर निकल गई, लेकिन उसके बाद उसका रवैया और ज्यादा तल्ख हो गया। कभी वो खाने की मेज पर बर्तन जोर से पटकती तो कभी प्रवीण से इतनी बदतमीज बात करती कि वो पिताजी के सामने शर्मिंदा हो जाता, लेकिन जाहिर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था, क्योंकि उसे पता था कि इसके हालात और भी बिगड़ सकते हैं। उसने अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से संभाली थी, इसलिए बहुत सोच समझ कर कदम उठा रहा था। वो जानता था कि उसकी जिंदगी में अमीरी रीना की बदौलत ही आई है, और अब तो उसे अमीरी में जीने की आदत हो गई थी। उसके बिना तो जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल थी। इसलिए अब वो रीना को नाराज करके अपने पहले वाली गरीबी में नहीं लौटना चाहता था। इसलिए उसने रीना के बर्ताव को बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि ये बस कुछ दिनों की बात थी। उसने सोचा जैसे पिताजी ठीक हो जाएंगे वो किसी न किसी तरह उन्हें भाई के पास से वापस भेज देगा, और फिर उसके और रीना के बीच सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। इसलिए उसका पूरा ध्यान पिताजी की देखभाल पर था, और वो उसमें कामयाब भी हो रहा था, क्योंकि उनकी तबीयत में लगातार सुधार आ रहा था। मगर जैसे वो थोड़े बेहतर हुए, रीना ने उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत काफी बेहतर हो चुकी है, तो अपने भाई को क्यों नहीं बता दे कि वे आकर उन्हें ले जाए? तो उसने धीरे से कहा, देखो रीना, पिताजी वहीं से तो आ रहे हैं। अगर उन्हें वाकई फिक्र होती तो कम से कम पिताजी के आने के बाद एक बार फोन करके उनकी खैरियत तो पूछ लेते। पिताजी जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते मैं उन्हें दोबारा उस जानू में कैसे भेज सकता हूँ? तो क्या सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है? अब तो रीना रोज उसे ताना देती। इसी वजह से एक दिन तंग आकर प्रवीण अपने भाई को फोन कर दिया, तो 2 दिन बाद ही भाई भाभी दोनों आ गए, तो उसने सुकून की सांस लिया। मगर भाभी के तेवर देखकर अंदाजा हो गया था कि वो पिताजी को साथ ले जाने के मूड में नहीं है। चाय नाश्ता करवाने के बाद रीना ने तंज भरे लहजे में कहा, वैसे आप दोनों पिताजी को लेने आए हैं या बस उनका हालचाल पूछने? ये सुन बड़ी भाभी ने गुस्से से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत साफ है। रीना भी तीखे लहजे में बोली, आप लोगों ने तो पिताजी को यहाँ छोड़ दिया और खुद आराम से बैठ गए, लेकिन हमारी भी कोई जिंदगी है। हमने नहीं कहा था कि पिताजी को अपने पास रखो, वो खुद आए हैं यहाँ, और अगर आ ही गए हैं तो उनकी थोड़ी बहुत सेवा तुम लोग भी कर लो। हमने भी सेवा की है, उनकी हॉस्पिटल में तमाम बिल हमने ही भरे हैं। अच्छा, और ये हजारों के नहीं बल्कि लाखों के बिल हैं। आप लोगों ने तो इसमें कोई हिस्सा नहीं डाला, सब कुछ हमने ही पे किया है। रीना ने गुस्से से कहा, तो उसकी जिठानी बोली, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं?
ये तो स्पष्ट है कि जिस घर में पिता होते हैं वही उसका इलाज और देखभाल करते हैं। जब तक पिताजी हमारे घर में थे हमने उनका पूरा इलाज करवाया, लेकिन कभी किसी को जताया नहीं। और तुमने तो ज़रा से पैसे क्या खर्च कर दिए, तुरंत जताने लग बैठ गई। मैं जताने नहीं बैठी, बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब आप अपनी जिम्मेदारी संभालें और उनकी देखभाल करें। हमें ऑफिस भी जाना होता है, जबकि आप घर पर ही रहती हैं। आपके लिए तो कोई दिक्कत भी नहीं। तभी भाभी गुस्से से बोली, पिताजी इतने बीमार है, उन्हें अच्छे इलाज की ज़रूरत है। हम अभी उन्हें अपने पास रखने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, तो क्या हम स्थिति में है? रीना की आवाज़ तेज हो गई। प्रवीण के पास दौलत आ गई है तो क्या अब वो सब की जिम्मेदारी उठाएगा? पास में खड़े प्रवीण का धैर्य टूटने लगा। उसने सख्त लहजे में कहा, बस करो रीना। क्यों, क्या गलत? क्या मैं बताऊं? ये इतने दिन अस्पताल में रहे, तुम्हारे भाई ने आकर उनका हालचाल तक नहीं पूछा। अभी तो तुम्हारे बुलाने पर आया, रीना चिल्लाई तो प्रवीण ने अपना सिर पकड़ लिया। रीना अब बस कर। मेरे ख्याल में तुम काफी कुछ कह चुकी हो। भाई और भाभी खामोश थे और पिताजी का चेहरा फीका पड़ा था। बेटा प्रवीण, तुम चुप रहो, लड़ो मत। वैसे भी अब मुझे बड़े बेटे के पास ही जाना है। प्रवीण ने अपने पिताजी की तरफ देखा तो बेबस लग रहे थे। उनकी आंखें भर आई। सोचने लगा कि ऐसी अमीरी का क्या फायदा कि वो अपने पिताजी की सेवा भी नहीं कर सकता। उसने बेबसी से रीना की ओर देखा, जिसने उसकी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं की। अचानक उसने पिताजी से कहा, आप कहीं नहीं जाएंगे पिताजी, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि रीना ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम्हारे भाई उन्हें साथ नहीं ले जाना चाहते तो तुम्हें क्या परेशानी है? सब प्रवीण की सहनशीलता खत्म हो चुकी थी। रीना, अगर पिताजी यहाँ नहीं रह सकते तो फिर शायद मैं भी यहाँ नहीं रह सकता। उसके इस फैसले से कमरे में खामोशी छा गई। रीना का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब है? उसने धीरे से कहा, मतलब यही कि अगर तुम मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को कबूल नहीं कर सकती तो फिर मैं भी अपनी जिंदगी के फैसले से आज़ाद हूँ। ये वाक्य बोलकर उसने पिताजी के कंधे पर हाथ रखा, जैसे उन्हें यकीन दिला रहा हो कि अब वो कभी पीछे नहीं हटेगा। रीना हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका गुलाम पति कभी यूं उसके सामने सर उठाकर बात करेगा। बल्कि आज उसने सिर्फ उसके सामने सिर नहीं उठाया, बल्कि अपने भाई भाभी के सामने भी अपनी इज्जत को बचाया था। रीना गुस्से से उठी और कमरे में चली गई। उसके घर के हालात रीना की वजह से इस कदर जहरीले हो चुके थे कि उसके बड़े भाई ने यहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपनी पत्नी को लेकर वहां से निकल गए। पिताजी उसे कहते ही रह गए कि वो उसके साथ चला जाता, तुम्हारी जिंदगी कहीं मेरी वजह से खराब ना हो जाए। वो गुस्से की बहुत तेज है, लेकिन प्रवीण ने उन्हें हौसला दिया और बोला, आप उसके मिजाज की फिक्र ना करें। वो पल में तोला पल में मासा है, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। वो अपना फैसला कर चुका था, लेकिन ये देखकर उसे यकीन नहीं हुआ जब वो कमरे में आया और देखा कि रीना खामोश थी। हालांकि वो खामोश रहने वालों में से नहीं थी। वो कनखियों से उसे देखता रहा। उसके कान उसकी धमाकेदार आवाज़ सुनने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वो दिल ही दिल में डर रहा था कि कहीं वो उसे छोड़ने का फैसला न कर ले, लेकिन उसे कुछ भी कहना या सहना मुश्किल था। जितनी जल्दी वो मोहब्बत जताती थी, उतनी जल्दी नफरत और बेरुखी दिखाने में भी देर नहीं लगाती थी। वक्त के साथ उसे ये अच्छे से समझ आ गया था कि वो उसके फैसले से समझौता करने की कोशिश कर रही है। प्रवीण भी अब उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा। उसे पहले से ज़्यादा वक्त देने लगा। पिताजी की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी, इसीलिए उसने दोबारा दफ्तर जाने का सोचा। 1 हफ्ते बाद उसने दफ्तर जाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि प्रवीण को महसूस होने लगा कि पिताजी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही है। उनकी भूख भी कम हो गई थी। प्रवीण ने फैसला किया कि उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, मगर जैसे उसने ये बात रीना से कही, वो फौरन चौंक कर बोली, अरे प्रवीण, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिताजी को चेकअप की ज़रूरत है तो तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारे फैमिली डॉक्टर बहुत ही काबिल हैं, मैं कॉल कर देती हूँ, आकर देख लेंगे। उसकी बात सुनकर प्रवीण हैरान रह गया। उसे इस बात की खुशी भी हुई कि रीना उसके पिताजी की फिक्र कर रही है। लिहाजा ही उसने खुशी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं ये मामला तुम्हारे हाथ में देता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम इसे बहुत अच्छे से सुलझाओगी। उसकी बात सुनकर रीना मुस्कुरा उठी और फिर सच में उसने प्रवीण के सामने डॉक्टर को कॉल करके सारी बात बता दी। इसे इतनी तसल्ली से सब कुछ बताने से देख प्रवीण को रीना पर और ज़्यादा विश्वास हो गया। आधे घंटे के अंदर ही डॉक्टर आ गए और उनका चेकअप करके बोले कि बिल्कुल ठीक है। बुढ़ापे में कमजोरी आना तो स्वाभाविक है। मैं कुछ ताकत की दवाइयाँ लिख देता हूँ जो आप इन्हें वक्त पर देते रहिएगा, जिससे जल्दी भले चंगे हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर प्रवीण काफ़ी खुश हो गया और फौरन ही डॉक्टर की लिखी हुई दवाई ले आया। लेकिन फिर भी पिताजी की सेहत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। प्रवीण उसकी सेहत की वजह से बेहद परेशान रहने लगा। एक दिन उसने रीना से कहा कि मैं एक बार पिताजी को अस्पताल दिखा लाता हूँ। सुनकर रीना एकदम से फट पड़ी, आखिर तुम चाहते क्या हो? इतने बड़े डॉक्टर तुम्हारे पिताजी को आकर देख रहे हैं और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? क्या बाहर के डॉक्टर हमारे फैमिली डॉक्टर से ज़्यादा बेहतर हैं? तो उसकी बात सुनकर खामोश हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर समझ नहीं पा रहा था। उसके दिल में कुछ खटक सा रहा था। पिताजी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हर बार जब वो उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में ले जाने की बात करता तो रीना उसी डॉक्टर को बुला लेती जो वही पुरानी बात दोहरा देता। एक दिन प्रवीण के चाचा की बेटी सविता उसके पिताजी से मिलने आई।
जब उसने पिताजी को देखा तो फौरन चौंक गई। प्रवीण, इनकी हालत तो बहुत खराब लग रही है, इन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाओ। तो उसने उसे बताया कि रीना का फैमिली डॉक्टर पिताजी का चेकअप करके जाता है। उसने बताया था कि बीमारी और बुढ़ापे की वजह से उनकी ये हालत है। तो सविता ने सिर हिलाते हुए कहा, आखिर किसी और डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है? जब इन दवाओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो बेहतर होगा कि दवा बदल दी जाए और किसी और डॉक्टर से सलाह ली जाए। उसने उसकी बात मान ली क्योंकि उसके दिल में भी यही ख्याल था कि पिताजी को किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन रीना की वजह से वो अपने फैसले पर अमल नहीं कर पा रहा था। खुशकिस्मती से उस दिन रीना घर पर नहीं थी, लिहाजा ही उसने मौके को गनीमत जाना और अपने पिताजी को तुरंत अस्पताल ले गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो रिपोर्ट उसके हाथ में दी उसे पढ़कर प्रवीण के पैरों तले जमीन खिसक गई। इन्हें धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है, इसी वजह से उनकी ये हालत हो रही है। उसके दिमाग में जैसे धमाका सा लगा। अब उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि रीना उसके कमजोर पिताजी को मारना चाहती थी। यह ख्याल आते ही उसका खून खोल उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस औरत की खुशी उसके लिए सबसे बढ़कर थी, वही उसके पिताजी को मारने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कितना बेवकूफ था जो रीना पर अंधा विश्वास कर बैठा। वो अपने पिताजी को जरूरी इलाज के बाद वापस घर ले आया, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा तो रीना उस पर बरस पड़ी। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था ना प्रवीण, तभी तो तुम मेरे मना करने के बावजूद भी पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर गए। इतना सुनते ही प्रवीण ने एक जोरदार तमाचा रीना के गाल पर जड़ दिया। बेवकूफ औरत, मुझे क्या गुलाम समझ रखा है? अगर तुम्हारी बात मानकर पिताजी को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाता तो ये तुम्हारी काली करतूतें कैसे सामने आती? ये तुम क्या बोल रहे हो प्रवीण? कौन सी काली करतूत? वही जो तुम अपने फैमिली डॉक्टर के साथ मिलकर कर रही थी। बाहर से आते हुए पुलिस ने कहा तो ये देखकर रीना की सिटी पिटी गुम हो गई। उसने खामोशी से प्रवीण की तरफ देखा तो प्रवीण ने आंखें निकालते हुए वो सारी रिपोर्ट उसके मुंह पर दे मारी। तुमने क्या सोचा था कि मेरे पिताजी की जान ले लोगी और फिर अपने पैसों की धौंस दिखाकर मुझे अपने इशारों पर नचाओगी? अरे अपना पैसा अपने पास रखो। हर रिश्ता पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और ना ही अपनाया जा सकता है। अब मुझे अपनी मनहूसियत शक्ल कभी मत दिखाना। निकल जाओ यहाँ से। रीना रोती बिलखती रही, लेकिन प्रवीण ने अब उसकी एक ना सुनी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।